बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भौतिक विज्ञान की इस क्लास में। आज घड़ी भूल गया हूं, बार बार देखने का आदत है और बार बार ऐसे देख रहा हूं मैं आज। तो गुड इवनिंग सभी को, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी? पूजा, दिलीप, हर्ष, राम नवल, चौहान। हाँ, एक चीज आप सबको बता दूं कि आपको होमवर्क नहीं मिल पाया है। देयर इज अ प्रॉब्लम, होमवर्क जाने में कुछ दिक्कत हो रही है। उसका एक सोल्यूशन निकालना है अभी के लिए। मैं तत्काल प्रभाव के लिए कुछ चीजें हैं जो मैंने किया है, जो मैं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आप लोगों ने मैसेज कर दिए हैं। 200-250 मैसेज पढ़े हैं, मैं कैसे पढ़ूं 250 मैसेज, है ना? तो एक एक मैसेज तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं कि हर एक बच्चे का प्रॉब्लम देखूं। मैंने अभी 1 घंटा, मुझे लगता है मैं 1 घंटे से कर रहा हूं। 1 घंटे से मैंने कुछ 100 मैसेज का रिप्लाई किया है और बहुत टाइम लग रहा है उसमें, बहुत टाइम जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आपका प्रॉब्लम तो ठीक है, कोई बहुत स्पेशल प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनल मैसेज करिए। वैसे उसके लिए एक सोल्यूशन निकाला है। फिलहाल के लिए होमवर्क के लिए आपका होमवर्क या कुछ एक्स्ट्रा आपको मटेरियल देना है मुझे, अगर है ना, कुछ एक्स्ट्रा अगर पीडीएफ वगैरह देना है आपको, तो वो मैं उसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है और उसकी लिंक आपके पास है ना? सबके पास है लिंक? उसकी लिंक आपके पास है, फटाफट से वो ग्रुप ज्वाइन करें। आपके पास वो लिंक है। ब्यूटी रॉय, गुड इवनिंग। आपके पास वो लिंक है। जिसके पास नहीं है वो लिंक कैसे मिलेगी? व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया है मैंने, स्टेटस पे जाइए, लिंक है वहां पर, क्लिक करो और क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको फटाफट से आप ज्वाइन करें, ठीक है? उसको ज्वाइन करें। उसमें आपको अभी फिलहाल के लिए होमवर्क चला जाएगा, मैं भेज दूंगा, क्योंकि ऐप पे जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी थोड़ा उसमें डिले हो रहा है, टाइम लग रहा है। तो जो ग्रुप है, ग्रुप का नाम है टारगेट नीट 2024, ये ग्रुप का नाम है। नंबर नहीं है मेरा नंबर है बेटा, मेरा नंबर सेव करोगे तब मेरा स्टेटस दिखेगा। 8839761646 नंबर सेव करना, और सेव करते ही आपको स्टेटस दिखेगा व्हाट्सएप पर। उस पर लिंक पर क्लिक कर देना। हाँ, लिंक पर क्लिक करने के बाद आप ज्वाइन हो नहीं पाएंगे, आपका रिक्वेस्ट आ जाएगा मेरे पास, फिर मैं उसको अप्रूव करूंगा, तब आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है? समझ में आए? और लिंक जो है अपने तक ही रखेंगे। जो बच्चा नीट की तैयारी नहीं कर रहा है या किसी ऐसे इंसान को वो लिंक नहीं देना है, ठीक है? जो इस ग्रुप का बच्चा है, जो आपका दोस्त है, उसको आप लिंक दे सकते हैं। दोस्त मतलब जो इस क्लास में है, ठीक है? इधर उधर लिंक का वितरण ना करें, बाद में फिर अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है? स्टेटस दिखेगा बेटा, स्टेटस दिख जाएगा और आप लोग कर दीजिएगा। बहुत सारा मुझे पर्सनल मैसेज मत करो, क्योंकि 250 मैसेज ऐसे ही पड़े हैं और 250 मैसेज मैं पढ़ नहीं पा रहा। बहुत प्रॉब्लम हो रही है 250 मैसेज करने में या देखने में। तो 200-250 मैसेज का मैं क्या करूं, समझ रहे हो? तो थोड़ी सी दिक्कत है वहां पर। स्टेटस नहीं दिख रहा है। स्टेटस कैसे नहीं दिख रहा है? दिखेगा, अभी आपने सेव किया है, दिख जाएगा। नंबर सेव करो, दिख जाएगा आपको स्टेटस, और वो लिंक क्लिक कर लेना। मैं क्लास के बाद सबको अप्रूव कर दूंगा, ठीक है? आप लोगों का कुछ का आ रहा है क्या? मैं देख लेता हूं। हाँ, अंजलि बेटा, नितेश बेटा, फोन मत करें, ठीक है? नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा, ये लगातार मुझे फोन मत करो, लगातार मिस कॉल आ रहा है आप लोगों का। मैं ज्वाइन करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है? जो ग्रुप है उस संगीता, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। और ये बार बार ग्रुप का आइकॉन चेंज मत करो। कौन चेंज कर रहा है बार बार? ये मत करो, ठीक है? मौर्या बेटा, मिस कॉल नहीं, फोन नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ आपको रिक्वेस्ट भेजनी है, मैं इसको अप्रूव कर दूंगा। आनंद कुमार ने ये चेंज कर दिया है इसका आइकन, पर ठीक है, मैं 8-10 लोगों का रिक्वेस्ट आ चुका है, आप लोग कर देंगे। और नहीं है तो मैं एक एक करके आपको लिंक फिर बाद में भेज दूंगा, ठीक है? आप मैसेज कर दीजिए, बस मैसेज में हाय लिख दो, हाय, ठीक है? या अपने बैच का नाम लिख लो, आरंभ करके मुझे मैसेज कर दो। एक मैसेज, एक बच्चा एक मैसेज, 20 बार नहीं। मैं आपको जिसको स्टेटस नहीं दिख रहा है उसको मैं पर्सनल लिंक दे दूंगा क्लास के बाद, ठीक है? स्टार्ट करते हैं इधर, तो टाइम वेस्ट नहीं करना। आज की क्लास जो है वो ऐसी है कि क्योंकि मैं क्वेश्चन पर थोड़ा पहुंचना चाह रहा हूं, तो मैं कुछ चीज है लेट हो गया, वापस बता दो बेटा, इनको बाद में बता दूंगा एक बार और। अभी फिलहाल सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि हमारा मेन फोकस है आज पीवाईक्यू करने का, और थोड़ा सा क्वेश्चन लगाना है, ठीक ठाक, है ना? उसके लिए 2-3 चीजें हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं केपलर के नियम, केपलर के नियम पढ़ने वाले हैं, जो ग्रह के नियम दिए थे ग्रह के लिए, ठीक है? केपलर के नियम।
तो केपलर के नियम पढ़ने के लिए दो चीजों का होना बहुत आवश्यक है, गणित की अच्छी समझ अच्छी कैसे लिखते हैं, अच्छा लिखना मुझे नहीं आता क्या, बहुत दिन से कुछ शब्द ना लिखो तो नहीं यार, अच्छा कैसे लिखते हैं, अरे यार अच्छी समझ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, अच्छी समझ होनी चाहिए आपको, और गणित की अच्छी समझ के साथ साथ अच्छी ऐसे ही लिखते हैं शायद, है ना, हाँ, ये अच्छी समझ। और इसके साथ साथ अच्छी समझ में भी गणित में आपको एक टॉपिक आपने पढ़ा हुआ एलिप्स के बारे में। एलिप्स को क्या बोलते हैं, एलिप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, अगर नहीं है तो थोड़ा सा मैं दिखा दूंगा। अच्छा, ये टॉपिक मैं प्रूफ नहीं करवाने वाला, एक बार और बता दूं, इसका मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा, इसका प्रूफ वगैरह नहीं करवाऊंगा, बस टॉपिक दिखाना है। टॉपिक के इसके 3 नियम है, 3 नियम आपको दिखाऊंगा। मेन जो चीजें हैं वो मैं करके बता दूंगा कि कहां कहां पर ध्यान रखना है, क्या क्या रिजल्ट है। तो जो रिजल्ट है उन पर हमें याद रखना है, रिजल्ट पर ध्यान देना है, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर देंगे पीवाईक्यूज, ठीक है। तो रिजल्ट दिखाने के बाद मैं पीवाईक्यूज पे चला जाऊंगा। इसका डेरिवेशन से आपको मतलब नहीं है, क्योंकि इसके डेरिवेशन में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको सवाल लगाते समय इस डेरिवेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके स्टेप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। और इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास कि हम आपको डेरिवेशन करवाएं इस चीज का, काफी लंबा डेरिवेशन है। सेकंड वाला जो नियम है, केपलर का द्वितीय नियम जो है, बहुत लंबा डेरिवेशन है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वो मैं दिखाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। जेरोक्स 1880 बेटा, बस एक बार मैसेज 2 बार होता है, ठीक है, बार बार नहीं, ठीक। इसमें से एक बार मुझे बताओ, आरंभ 1 कौन है, आरंभ 2 कौन है, एक बार नाम, बैच का नाम, कोई एक बच्चा लिखना, आप 500 लिखोगे तो ठीक नहीं है, लिख दो, आप लिख दो। आरंभ 1 वाले बस आरंभ 1 लिख देंगे, इधर वाले आरंभ 2 लिख देंगे, मुझे समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा लिखना, मैं देखूं तो थोड़ा सा। आरंभ 1 कौन सा, 2 कौन सा है और 1 कौन सा है, अच्छा 2 वाले इधर है, 1 वाले इधर है। आरंभ 1 में ब्यूटी रॉय है, और इधर सोनम यादव है, इधर पूजा है, सिब्बू है, ठीक है, तो आरंभ 2 वाले ही है, ठीक है, ओके कूल। तो हियर वी गो। पहले जो आपने पढ़ रखा है उसको एक बार देख लेते हैं। जब भी संरक्षित क्षेत्र होगा उसके लिए हमारा फोर्स और एनर्जी का रिलेशन आप इस प्रकार से कर सकते हैं, इस पर हमने क्वेश्चन भी लगा रखा है, और ये हमने आपको डेरिवेशन करवा दिया था, ये भी करवा दिया था, और ये आपका एक रूप है जो कि जी को आप जब घनत्व के साथ लिखते हैं तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को 3 तरीके से लिखा जा सकता है, वही सिंपल सी चीज है, और किस तरह से डिपेंडेंसी है आपको पहले बता रखा है कि जो वीई होता है, वीई मतलब वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी जो होती है वो बेटा थीटा पर अर्थात कोण पर डिपेंड नहीं करती, तो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आप क्या लिख दें, पावर 0 लिख लो, पावर 0 का मतलब नहीं करती। और वीई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम नॉट के, एम नॉट का मतलब द्रव्यमान पर ही मैटर नहीं करता कि द्रव्यमान कितना ज्यादा है या कितना कम है, बस और बस इस पर फर्क पड़ता है कि त्रिज्या कैसी है, त्रिज्या कैसी है, त्रिज्या कैसी है, ठीक है, या जी के मान के साथ आप जाते हैं तो जी के मान पर डिपेंड करेगा, ठीक है। फिलहाल आगे चले, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, चलिए आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन है पलायन वेग पर ही। तो एक क्वेश्चन नंबर 1, या इसको प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 बोल सकते हैं, बस प्रैक्टिस के लिए है, इसमें कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। पृथ्वी में एक छेद कर दी गई है, टनल बना दिया, इसको टनल बोलते हैं, टनल बना दिया, यह पृथ्वी का केंद्र है, और पृथ्वी के केंद्र से थोड़ी दूरी पर अर्थात r/2 दूरी पर एक द्रव्यमान रखा है जिसका नाम दिया है m0। आपको नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूं, m0 एक द्रव्यमान, ये द्रव्यमान छोटा सा रखा है इस टनल के अंदर, एकदम रख दिया गया है। अगर मुझे यहां से इसको फेंकना है और ऐसा फेंकना है कि ये पलायन वेग के साथ बाहर चला जाए, ठीक है, अगर इसको ऐसा फेंकना है, इतना वेग देना है, तो कितना वेग देना चाहिए कि इसको हम फेंके तो पलायन वेग इसको प्राप्त हो जाए, तो इसका पलायन वेग क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको फेंक रहा हूं v से, तो v का मान बताइए, ये लौट के कभी धरती पे ना आए, पलायन वेग क्या होगा। तो इसको ऐसे समझिए, या ये समझिए कि ऐसे पृथ्वी है और पृथ्वी के सेंटर से r/2 दूरी पर कोई भी चीज अगर है अंदर, है ना, और रास्ता अगर यहां से ऐसा खुला हो, रास्ता कटी हो, तो यहां से इस द्रव्यमान को अगर आपको फेंकना है ऊपर, और फेंकना ऐसा है कि पृथ्वी पर कभी लौट के ना आए, तो इसका वेग कितना होना चाहिए, बस ये समझ लिया, टनल वनल छोड़ दो, ठीक है, समझ गए। चलिए स्टार्ट करिए, कैसे करेंगे।
क्या होगा बेटा? तो इसके लिए अभी आपको फॉर्मूला दिखाया था, ये 3 फॉर्मूले हैं, ध्यान से देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे पहले ये बताइए आप, किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको लगता है फटाफट से आंसर आ जाएगा? पहला, दूसरा, फॉर्मूले का रूप कौन सा? मतलब मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप आर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ दूरी रखेंगे, या द्रव्यमान को एम डैश लिखना पड़ेगा, फिर यहां पर एम को एम डैश लिखना पड़ेगा क्योंकि वहां पर द्रव्यमान अंदर है ना r/2 दूरी पर, तो पूरा द्रव्यमान नहीं ले सकते पृथ्वी का, ठीक है। या हम g का मान g डैश निकाल लें, अंदर हमें g डैश का मान पता है, r/2 दूरी पर हम g डैश का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। या हम पृथ्वी के घनत्व के साथ जा सकते हैं, हमें घनत्व के साथ जाना चाहिए तो घनत्व के साथ निकाल सकते हैं, पृथ्वी की दूरी के साथ निकाल सकते हैं। निकाल के बताइए किसके साथ निकालना चाहते हैं आप, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? मास वाला लगाएंगे? कौन सा लगाएंगे? कुछ नहीं है इस फॉर्मूले, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बेसिक सा फॉर्मूला है, बेसिक सा फंडा है, फटाफट से लगाएंगे। 1 मिनट है आपके पास, इसके बाद मैं देखता हूं कि क्या हो सकता है। अच्छा आपके पास, अच्छा प्लीज यार इतना मैसेज मत करो, है ना, इतने मैसेज कर देते हो आप लोग। तब तक मैं कुछ लोगों को ऐड कर लेता हूं खड़े खड़े। शीला चौरसिया, विकास सैनी, दीपाली झारिया, आकाश कुशवाहा, ऋचा मिश्रा, धीरज यादव, क्या बात है। तो कुछ कुछ बच्चों का जिनका जिनका आया है रिक्वेस्ट, उनको मैंने ऐड कर दिया है, और जो बच्चों का अभी नहीं आया है मैं कर दूंगा, ठीक है। थोड़ी देर में मैं एक एक को लिंक भेज दूंगा, डोंट वरी। ठीक कर लिया आपने, लगाया? अच्छा बहुत मैसेज कर रहे हो बेटा, एक बार मैसेज कर दो। मैं क्लास के साथ 10 इंसान नहीं बन सकता कि यहां भी रहूं, मोबाइल भी चलाता रहूं बगल में, है ना, और एक मेरा एक शरीर जाके सो रहा हो, एक शरीर डांस कर रहा हो कहीं पर, एक कहीं चुटकुले सुना रहा हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं अकेला हूं, मैं एक जगह पर एक बार में एक जगह पर ही हो सकता हूं। मैं इलेक्ट्रॉन नहीं हूं जो हाइजेनबर्ग का, है ना, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, ठीक है। तो एक ही समय पर 2 जगह आप हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। मेरा पार्टिकल नेचर डोमिनेट करता है थोड़ा सा, ठीक है। आप सभी इसको जानते हैं, थोड़ा सा अगर भौतिक विज्ञान केमिस्ट्री पढ़े हैं तो हाइजेनबर्ग के बारे में पढ़ा होगा आपने कि किसी भी पार्टिकल की जो गतिमान है उसका संवेग और उसकी स्थिति एक साथ आप करेक्ट नहीं बता सकते, 2 में से एक चीज ही आप करेक्ट बता सकते हैं, है ना, सही बात है। तो इसमें सिंपल सा आप लगाइए, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप लगाइए फटाफट से इसमें। हाँ कुछ बच्चे का आंसर आया, कृति का आ गया आंसर 11GME डिवाइड बाई 4R, करेक्ट आंसर है, स्क्वायर रूट के अंदर होगा बेटा, बिल्कुल हाँ ठीक है। और किसी का आया? सिंपल सा आप ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएंगे, ऊर्जा संरक्षण के नियम से आ जाएगा। जल्दी करें फटाफट से, सबका आया कि नहीं? कृति बेटा आपने एक बार आंसर बता दिया, अच्छी बात है, हो गया, ठीक है। सर कहां पर रिक्वेस्ट भेजनी है? बेटा अंतरिक्ष में भेज दो चांद पे रिक्वेस्ट भेजिए आप। अरे मैंने नंबर दिया था ना मेरे पास, आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक थोड़ी देर में क्लास के बाद शेयर कर दूंगा, आराम से इत्मीनान से शेयर कर दूंगा, फिर उस पर डालूंगा होमवर्क, पीडीएफ डालूंगा। अच्छा एक चीज और याद रखना, जब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा तो पीडीएफ का याद रखना, उसमें नाम लिख के भेजूंगा कि किसके लिए है ये पीडीएफ, ठीक है। आरंभ 1 के लिए, आरंभ 2 के लिए, और है ना, आरंभ लिखूंगा, 1 2 नहीं लिखूंगा, आरंभ के लिए, क्योंकि इसमें उड़ान बैच वाले बच्चे भी हैं, ठीक है। तो आपस में लड़ाई ना कर सके इसलिए अभी सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सकता है, मतलब आप लोग नहीं कर सकते हैं, कुल मिला के बात यह है। मैं स्टार्ट करूं, लगाऊं? चलिए आइए लगाते हैं, मैं लगाता हूं, आप लोग देखिए कैसे होगा। तो मैंने कहा कि आपको यहां पर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा लेना है, हिंट दिया आपको, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगे, कुल यांत्रिक ऊर्जा पहले की और बाद की हम संरक्षित कर लेते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के हिसाब से टोटल एनर्जी इनिशियल स्टार्टिंग की और टोटल एनर्जी फाइनल, ठीक है, फाइनल बराबर होनी चाहिए, अर्थात जो गतिज ऊर्जा प्रारंभिक है प्लस स्थितिज ऊर्जा प्रारंभिक है वो बराबर होनी चाहिए। ये फाइनल एनर्जी तो 0 हो जाएगी अगर ये पलायन वेग पर चला गया, मतलब कहां चला गया? अनंत चला गया, ठीक है। कहां फेंक दिया? अनंत पर। अनंत पे क्या होती है? एनर्जी 0 होती है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे? 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 1/2 m0 द्रव्यमान है, ठीक है,
कौन से चाल से फेंक रहे हैं, मान लो v से फेंक रहे हैं तो v स्क्वायर mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखें, स्थितिज ऊर्जा क्या लिखनी चाहिए, मुझे क्या लिखनी चाहिए, क्योंकि हम पृथ्वी के अंदर है बेटा, तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा कुछ डिफरेंट आएगी। स्थितिज ऊर्जा कैसे लिख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा कैसे लिख सकते हैं, तो मेरे पास एक दिमाग आया, एक कॉन्सेप्ट मुझे याद आ रहा है कि मैंने विभव पढ़ा रखा है और हम जानते हैं कि विभव R इज लेस देन R के लिए क्या था बेटा, जो डेरिवेशन था, फिर हमने कहा था कि आप लोग कर लेंगे, क्या था, विभव का मान क्या आया था अंदर, विभव का मान अंदर क्या आया था, पृथ्वी के अंदर विभव का मान का फॉर्मूला क्या था, क्या था, क्या था बताओ जल्दी से, माइनस जी एम कुछ 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 कुछ, फिर यहां पर आएगा कुछ 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 कुछ, फिर माइनस करके कुछ 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 तो कुछ 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 जो है उसको जल्दी बताओ क्या था, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, जल्दी करते हैं, इतना टाइम मत लिया करो, फिर आप कहते हो कि एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगता है, इतना टाइम नहीं लगता, टाइम आप लगाते हैं ढीले ढीले होके। ये एक बैच का ना मुझे कमेंट में आ रही है प्रॉब्लम, आरंभ 1 वाले बच्चों के साथ, आरंभ 1 वाले बच्चों का कमेंट क्यों नहीं दिख रहा है सही से। हाँ जी, आरंभ 1 वालों, ऐसा तुमने क्या किया गलत कि तुम्हारा कमेंट ही नहीं दिख रहा है सही से। सर आपने कल ये नहीं बताया था, क्या नहीं बताया था बेटा, जी का मान किसी बातों पर निर्भर नहीं करता बेटा, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मैंने कल ही बताया था बेटा, बस आपको सुनने की आदत नहीं है, अगर आप कान खोल के थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको सुनाई देता। मैंने कहा था जी होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए इसका मान फिक्स है, ना तो पृथ्वी पर चेंज होगा, ना आकाश में चेंज होगा, ना कहीं और मंगल पे चेंज होगा, ना सूरज पे चेंज होगा, ना गैलेक्सी के बाहर चेंज होगा, कहीं नहीं चेंज होगा। जी कैपिटल जी का मान, इसका मान हरदम कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है 1.1, क्लियर है। जी एम डिवाइड बाई, अरे यार क्यों नहीं, 2 भी आएगा नीचे, 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बिल्कुल यहां आ जाएगा 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है बेटा, 2r क्यूब, कुछ बच्चे कुछ बोल रहे हैं, 2r क्यूब, सही लिख रहा हूं क्या मैं, सही है फॉर्मूला, अगर सही है तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है या विभव जो होता है वो होता है कार्य बटे द्रव्यमान, ठीक है। कार्य को हम ऊर्जा लिख सकते हैं, ऊर्जा बटे द्रव्यमान, तो हम ऊर्जा लिख सकते हैं U बराबर V इंटू एम नॉट, ठीक है। तो जो भी V का मान है उसमें एम नॉट का मान रखिए, यहां रखिए, बराबर 0 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। V का मान निकल आएगा, एम नॉट से एम नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसको यहां रखिए, एम नॉट का गुणा करिए, इसमें मल्टीप्लाई बाई हम क्या कर देंगे बेटा, टोटल अच्छा स्मॉल r का मान हमारे पास दे रखा है, कितनी दूरी पे बेटा, r/2, तो इस बार r/2 लिख लेंगे, इस छोटे वाले r की जगह r/2 लिख लीजिए, सॉल्व करेंगे, बस इसमें एम नॉट का गुणा कर लेंगे, ये बन गया एनर्जी इनिशियल, ui का मान आ गया, ui का ये वाला मान उठाइए यहां रखिए और सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब आंसर निकाल लीजिएगा, आंसर क्या था, एक बच्चे ने कुछ लिखा था 11 समथिंग समथिंग कुछ करके डिवाइड बाई 4r, इस तरह का कुछ आंसर आएगा, निकाल लीजिएगा, ठीक। हाँ gm/2r3 वही लिखा बेटा, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ रहेगा, माइनस चिन्ह यहां लगाना पड़ेगा, तो ये माइनस चिन्ह रहेगा, माइनस आ जाएगा यहाँ, तो ये इसको बराबर किधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा, उधर हो जाएगा, एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, v का मान निकालना है, निकल आएगा 11 gm डिवाइड बाई 4r समथिंग, हाँ इतना ही आएगा बेटा, ठीक है। और कुछ लोग यहां चुगली करने में आए, हाँ करो, इस क्वेश्चन को करते हैं। एक कण को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर पलायन वेग के 1/4 वेग से फेंका जाता है, पलायन वेग के 1/4 वेग से फेंका जाता है बेटा, फिर से आप यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित कर दीजिए। इतना याद रखो कि इन सब चीजों में, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में गुरुत्वाकर्षण फील्ड है, और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या फील्ड जो है वो कैसी बेटा, संरक्षित है, यहां पर किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर कभी करेगा ही नहीं, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति है, तो प्रारंभिक ऊर्जा अंतिम ऊर्जा, प्रारंभिक ऊर्जा अंतिम ऊर्जा, ये कर लीजिए, काम खत्म हो जाता है। तो इसको पिंड को फेंका गया है, देखो क्या करना है, फिर से आप यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगाइए, कुछ ना आए ना आपको, जब कुछ समझ में ना आए कि क्या करना है तो ऊर्जा को संरक्षित कर दीजिए, प्रारंभिक और अंतिम ऊर्जा लिखिए, और कुछ ना कुछ तो रिजल्ट पक्का मिलेगा आपको, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में अगर अटक रहे हैं तो ऊर्जा को संरक्षित करके देखिए, अगर उस कंडीशन में वहां पर है तो, ठीक है। पूरा सोल्यूशन अब मैं जोड़ घटाना गुणा भाग ही बताऊं, लिख ले बेटा,
इसको लिखेंगे, आ जाएगा माइनस, माइनस वहां है एम नॉट, यह आ जाएगा बेटा जी एम डिवाइड बाई 2r क्यूब, और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर चलेंगे तो हो जाएगा 3r²। स्मॉल r का मान हमारे पास है r/2, तो r² डिवाइड बाई 4। अब अगर ये हल करना आता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो बेटा सॉल्व करना, ठीक है, कर लीजिएगा। आंसर आपका आ जाएगा, v का मान निकालना है, इसको बराबर को उधर भेज देना, m नॉट से m नॉट काट लेना, v बचा है 1/2 है, 2 का गुणा कर लेना, सॉल्व कर लेना, यहां से r को सॉल्व करना, r² से r³ कट जाएगा, r² कॉमन लीजिए, सिर्फ r बचेगा नीचे, और ये 4 जो है ना बाहर आ जाएगा, और यहां से 3 4 3 12, 12 में से 1 ऐसे कुछ करके निकाल लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक, चलो ये आ गया आपका सबका। क्या करना था, एनर्जी आपको बराबर कर देनी थी, मतलब इधर की एनर्जी, प्रारंभिक एनर्जी, फाइनल एनर्जी को बराबर कर लीजिए। एक कण को पृथ्वी सतह से फेंका जा रहा है ऊपर की ओर, पलायन वेग के 1/4 वेग से फेंका गया है। 1/4 वेग से मतलब कि जो v है वो है ve डिवाइड बाई 4 के, पलायन वेग का 1/4 है, 1/4 कम है, ठीक है। पृथ्वी की सतह से इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, मान लेते हैं h ऊंचाई तक जाता है, हमें क्या दिक्कत है, ठीक है, h ऊंचाई तक जा रहा है फेंकने पर। तो प्रारंभिक ऊर्जा लिखो, प्रारंभिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्रारंभिक प्लस स्थितिज ऊर्जा प्रारंभिक बराबर हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी, क्योंकि जहां अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा तो रुक जाएगा, वहां तक तो जाएगा, फिर उसके बाद तो गिरेगा, तो अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद वेग कितना हो जाएगा 0, तो 1/2 m फाइनल स्क्वायर देखेंगे v का तो 0 हो जाएगा। इनिशियल में पता है 1/2 m v², इस v का मान हमें ve/4 दे रखा है, प्लस इसमें भी हिंट दे के आगे बढ़ूंगा, आंसर देख लेना कौन सा आएगा, 4 में से करेक्ट है। ue का मान लिखे, सतह पर किसी चीज किसी पिंड का मान कितना होता है बेटा, अगर पिंड का द्रव्यमान हमने m मान रखा है तो इसका आ जाएगा -gm डिवाइड बाई कैपिटल R के, ये पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है, बराबर फाइनल कितना हो रहा है बेटा, कहां तक जा रहा है, h ऊंचाई तक, तो हो जाएगा -gm डिवाइड बाई R प्लस h के, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इसको उस तरफ ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, v का मान निकालना है, v बराबर दे रखा है ve/4, निकाल लीजिएगा, हो जाएगा r/15 कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है देख लेना, ठीक। 16/15 आ रहा है। अब देखो सबका अलग अलग आएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी यार, ये मत करो कि मुझे सॉल्व करना पड़ेगा क्या, चलो m से m कट जाएगा, सबको दिख रहा है, ये m है, ये m है, ये m है, कट जाएगा, स्मॉल m कट गया, हमारे पास बचा है 1/2। तुम लोग मानते नहीं हो, फिर कहते हो कि आप जो है क्वेश्चन कम करवाते हैं, तो ऐसे ही तो होगा बेटा। अगर मुझसे तुम ये जोड़ घटाना गुणा भाग सीखोगे तो क्या ही करें अब हम, -gm डिवाइड बाई बचेगा r प्लस h, अधिकतम ऊंचाई ही निकाल लिया, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास, माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और हो जाएगा gm डिवाइड बाई r के, ठीक है। तो gm डिवाइड बाई r है, gm डिवाइड बाई r प्लस h है, gm कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए, 1/2 v², v को लिख सकते हैं बेटा ve का स्क्वायर, कहां है, हाँ ve/4, ve/4 है ना, तो यह आ जाएगा 1/2 v के जगह ve लिखेंगे तो यह हो जाएगा ve का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 चौक 16। अब ve का मान हमें पता है पहले से, ve का मान हमें पता है, स्क्वायर रूट में क्या होता है बेटा, gm डिवाइड बाई r होता है, ये मान रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, एक बार में ही लिख दूं मैं, यहां पर एक बार में लिख दूं, चलेगा, 1/16, 16 दूना 32 हो जाएगा, तो यहां पर 32 आ जाएगा बटे में, यहां पर मैं ये लिख रहा हूं, यहां पर आ जाएगा 1/32, सबको दिख रहा है, गुणे में ये आ जाएगा जो कि है gm डिवाइड बाई r के, ठीक, बराबर करेंगे, इसको सॉल्व करिए, gm कॉमन ले लीजिए, या ऐसे लिख लो, पहले तो काट लेते हैं gm को, तो gm डिवाइड बाई r प्लस h बराबर प्लस करेंगे gm डिवाइड बाई r के, ये माइनस चिन्ह लगा है, तो gm डिवाइड बाई gm से gm कट गया, हमारे पास बचा है 1/32r बराबर बचा है 1/r और माइनस 1/r प्लस h। अब h को सॉल्व करना है, h को सॉल्व करना भी सिखाऊं या कर लोगे, r कॉमन लेके काट लो, h/r हो जाएगा, उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। मुझे लगता है इतना कर सकते हैं यार, आप नहीं कर सकते तो फिर छोड़ देना, सही है, कर लेना, कर लोगे कि और करूं मैं आगे, कर लेंगे आप कि और करूं, फिर आगे फिर पढ़ाना बंद करके एक एक करके जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं, क्या कहते हो, इतना तो आता है आपको, इतना तो कर लेंगे कि और करूं मैं आगे सॉल्व,
अंगूठा मत दिखाइए, ये बताइए आप कर लेंगे या मैं करूं आगे। संजना बेटा आपकी क्लास रुक रुक के चल रही है, रुक रुक के चल रही है। देख लीजिए नेट की प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सबके साथ अगर ये प्रॉब्लम आती तो फिर मैं ये समझता कि यहां से प्रॉब्लम है, तो यहां से नहीं है। ठीक है, कर लेंगे ना, अब जोड़ घटाना गुणा भाग तो आता है, इतना तो सब कर दिया, अब इतना कर लेना। चलिए नेक्स्ट, केपलर का नियम है, केपलर के नियम आपके सामने है, फटाफट से देख लीजिए। केपलर ने पहला नियम दिया था कि जो सूरज होता है जब ग्रह चक्कर लगा रहा होता है, ध्यान से सुनना शब्दों में, आर्थिक आम शब्द क्या कहते हैं, साधारण शब्दों में, सूरज एक जगह पर हम फिक्स मानते हैं। इस नियम में सूरज को हम मानते हैं सूरज नहीं मूव कर रहा है, उसके चारों तरफ प्लैनेट घूमता है, दीर्घ वृत्ताकार में चलता है। ठीक है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है, फिक्स होता है, बस इतना ही नियम है। दीर्घ वृत्ताकार पे चलता है, दीर्घ वृत्ताकार मतलब ये दीर्घ वृत्त होता है। ठीक है, दीर्घ वृत्त है, दीर्घ वृत्त तो सभी जानते हैं, दिख रहा है। ये फोकस एक जगह पर सूरज फिक्स होता है और ये प्लैनेट है, इस पर चक्कर लगाता है, चाहे पृथ्वी हो, चाहे मंगल हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, ऐसा। और इनमें कुछ कुछ शब्द हैं, ये शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल जब आएगा, जैसे ये उपसौर लिखा है बेटा, इसका अगर मैं थोड़ा सा बड़ा लिख के दिखाऊं, ये है उपसौर। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये अपसौर बोलते हैं, ये उपसौर है। जब ग्रह सबसे नजदीक होता है पृथ्वी के, चांद, सूरज के, तो सन के जब सबसे नजदीक होता है तो इसको हम उपसौर बोलते हैं, और जब सबसे दूर होता है इसको अपसौर बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारी पृथ्वी का लोकेशन बता सकते हो कि इस समय कहां है? यहां पर है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, कहां है? चलो मैं 3 ऑप्शन लिखता हूं, आप लोग कितना जानते हैं पृथ्वी के बारे में, थोड़ा ये भी देखते हैं। पृथ्वी के बारे में क्या, मौसम के बारे में एक्चुअली कितना जानते हैं आप? तो लेट्स से कि दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, आपको पहले दिख रहा है, पॉइंट पी भी आपको दिख रहा है। चलिए पॉइंट क्यू में यहां लिख देता हूं, पॉइंट क्यू पे है, पॉइंट आर पे है, या पॉइंट एस पे है। कहां है बेटा पृथ्वी इस समय? जिस तरह से अभी ठंड पड़ रही है भारत में यहां पर, उस हिसाब से पृथ्वी कहां पर है? कहां पर है पृथ्वी? सन के आसपास है। मौसम कौन सा चल रहा है पता है ना? इस मौसम के हिसाब से पृथ्वी किस पोजीशन पे होनी चाहिए, किस स्थिति में होनी चाहिए, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति कहां होनी चाहिए? जो मौसम है इस मौसम के हिसाब से कहां होनी चाहिए? बी पर बच्चे बोल रहे हैं, बी पर। बी पे नहीं है बेटा, बी वाले गलत हैं। क्यू पर कुछ बच्चे बोल रहे हैं, अच्छा क्यू पे बोल रहे हैं, और क्यू पर बोलने वाले कहां है? बी वाला तो गलत है बेटा ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा था कि आप थोड़ा क्यूरियस रहा करो ना, कि मौसम कैसे बदलता है, कभी देखा नहीं क्या? अब ये पढ़ना थोड़ी है, ये तो जागरूकता वाली चीजें हैं, ये जानो। अभी पृथ्वी सन से दूर जा रही है, सबसे क्लोज आपने देखा होगा, सबसे छोटा दिन हुआ था अभी। ठीक है, अभी सबसे छोटा दिन हुआ था, रात सबसे लंबी थी, है ना, कुछ दिन पहले। पृथ्वी अब यहां से इधर की तरफ मूव कर रही है, अवे जा रही है, सूर्य से दूर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो अभी जो है वो यहां पर स्थिति बोल लीजिए, यहां पर बोल लीजिए, क्यू और आर दोनों सही है, अब एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, बस यहां से निकल ली है और इधर चलना स्टार्ट की है, और इधर जाएगी, सबसे दूर जाएगी, फिर ऐसे आएगी। ठीक है, तो अभी यहां पर इस बेल्ट में पृथ्वी सूर्य की स्थिति के हिसाब से यहां पर है। खैर ये तो ऐसी बात हो गई, थोड़ा सा टॉपिक से हट के, ये जरूरी है, थोड़ा सा पढ़ा करो कि मौसम कैसे बदलता है ना। ग्रीष्म ऋतु में पृथ्वी की लोकेशन क्या होती है, शरद ऋतु में क्या होती है, शिशिर ऋतु में क्या होती है ना, अलग अलग तरह की ऋतुएं आती हैं, तो उन सब में पृथ्वी की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरह से पृथ्वी का झुकाव है। तो फिलहाल इसको देखें तो इसमें अब त्रिज्या अगर बोली जाए तो त्रिज्या अगर देखेंगे आप, सेंटर से अगर मैं लूं तो ये आपको देखेगी छोटी त्रिज्या और ये आपको दिखेगी बड़ी त्रिज्या। ठीक है, तो एक त्रिज्या आपको बहुत ज्यादा दिखती है, एक छोटा, तो इस तरह से त्रिज्या यहां पर ले ही नहीं सकते। हमने कहा कि फोकस होता है जो, वो क्या कौन होता है बेटा? सूरज। एक फोकस पर, यहां पर देखो शायद लिखा होगा, हाँ, एक फोकस पर कौन रहता है बेटा? सूर्य रहता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर होता है। तो एक फोकस पर ये रहता है, यहां से जो दूरी लेते हैं तो मैक्सिमम दूरी ग्रह की और मिनिमम दूरी ग्रह की, तो जो मिनिमम है, ठीक है, जो मिनिमम है उसको आप देख सकते हैं आर मिनिमम, R1 बोला गया यहां पर, मैं लिख देता हूं R1, इनमें दोनों में संबंध है क्योंकि, और R2 देखिए R मैक्स है, यहां से यहां तक की जो दूरी है ये है R2 जो कि R मैक्सिमम है। अच्छा, सेंटर से बेटा ये सेंटर है, ठीक है, ये है सेंटर। सेंटर से भी हमें 2 तरह की त्रिज्याएं मिलती हैं। इसको मैं अलग बना लूं क्या? इसको मैं अलग बना लेता हूं। तो अगर मैं
चलो दीर्घवृत्त ऐसे ले लिया मैंने एक, ठीक है, इसमें 2 पॉइंट हैं। ये तो हो गई कि सूर्य के हिसाब से अगर मैं दूरियां लूं तो क्या हो सकता था, सूर्य के हिसाब से दूरियां कैसे थी। अब सूर्य के हिसाब से नहीं, जो दीर्घवृत्त की गुण है, प्रॉपर्टी है, गणित के हिसाब से अगर मैं देखूं तो गणित के हिसाब से क्या है ये देखते हैं, ठीक है। गणित के हिसाब से इसमें, क्योंकि त्रिज्याएं अगर देखेंगे, अगर ये मैं कहूं सेंटर है, ये सेंटर है, ओ पॉइंट है, तो इससे देखेंगे ये दूरी जो होती है इसको अक्सर हम बी से निरूपित करते हैं और इसको निरूपित करते हैं बेटा ए से। इन दोनों का नाम है, ये है दीर्घ अक्ष, ये है लघु अक्ष की त्रिज्या। दीर्घ अक्ष की त्रिज्या है, लघु अक्ष की त्रिज्या है। जो न्यूनतम त्रिज्या मिलती है वो ए है, जो अधिकतम त्रिज्या मिलती है बी है। इसमें भी रिलेशन होता है, इसका भी यूज आएगा सेकंड नियम में, इसलिए पहले बता रहा हूं। एक तो दूरी हम सेंटर के सापेक्ष लेते हैं बेटा इलिप्स में, एक हम ले रहे हैं सन के सापेक्ष ले रहे हैं ग्रह की दूरी। सन के सापेक्ष जो ले रहे हैं वो अलग है, वो दूरियां अलग हैं, उनसे कंफ्यूज मत होना। सन का जो पॉइंट है, सन का जो स्थिति है वो सेंटर नहीं है इलिप्स का, ये याद रखना। एक फोकस पे है, एक सेंटर पे नहीं लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना। दो चार शब्द हैं जिस पर आपको ध्यान रखना है बस। चलो चलो भागो यूट्यूब वाले, तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो गई है। कौन क्यों लिख रहे हो बेटा ये तुम? एसपी सर की क्लास किस टाइम होगी? 4 बजे से। 4 बजे कब से? एसपी सर से पूछो बेटा, यहां पर मैसेज मत किया करो, मैंने आपको बार बार बता रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि कोई मतलब नहीं है मुझे इससे, बट वहां जाइए ना। आपको तो चैनल का नाम भी मैंने बता दिया, हर चीज बता दिया, फिर आप यहां पर फिर आ जाते हैं बेइज्जती करवाने अपनी। मत करवाओ, ठीक है। अच्छा, टोटल दूरी अगर माध्य त्रिज्या आपसे पूछी जाए तो माध्य त्रिज्या क्या हो जाएगी बेटा? सूर्य को यहां मानते हैं, यह है हमारे लिए सन। सन से यहां तक की दूरी है आर मिनिमम, जिसको हमने R1 बोला है, जो कि आर मिनिमम है। और ये दूरी है बेटा आर मैक्सिमम, जिसको हमने R2 बोला है, या आर मैक्सिमम बोलिए। सन के सापेक्ष ग्रहों की दूरी की बात कर रहा हूं, सबसे पास सबसे दूर, उपसौर अपसौर, ठीक है। अच्छा, तो माध्य दूरी आर माध्य आप निकालते हैं तो माध्य का मतलब मीन हाफ, ठीक है। तो आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम, इतना सबको करना आता है, डिवाइड बाय 2, अर्थात सेंटर की लोकेशन। ये क्या बता रहे बेटा? माध्य का मतलब सेंटर की लोकेशन आ गई, यहां से ले रहे हैं तो इस रेखा पर ले रहे हैं, ठीक है, इस रेखा पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैथमेटिक का क्वेश्चन है, और ये मुझे बताइए उत्केंद्रता किसको किसको पता है? ये शब्द पहले तो बताओ। उत्केंद्रता, उत्केंद्रता जिसको ई से निरूपित करते हैं, क्योंकि अब इसी का यूज है और इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल होने वाला है इस अगले वाले नियम में। तो अगले नियम में उत्केंद्रता शब्द का इस्तेमाल ठीक ठाक से होने वाला है। तो उत्केंद्रता किसने किसने गणित में पढ़ा है? जो दीर्घवृत्त होता है इसका उत्केंद्रता आपको पता है क्या होती है? पढ़ा है आपने? क्योंकि जरूरत है, अभी लगेगा ना, अभी आपको यूज करना है आगे। किसने किसने पढ़ा है, किसको किसको पता है उत्केंद्रता क्या होती है? आप लोग मानेंगे नहीं, लगातार मेरा फोन जल रहा है, मतलब जल का मतलब स्क्रीन ग्लो कर रही है। अनुपमा बेटा, आपने अभी मिस कॉल किया मुझे, जो कि अच्छी बात नहीं है, अभी मत करिए, ठीक है। उत्केंद्रता को बेटा एसेंट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है, एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। देखो मैंने बोला और गूगल जी हमारे सुन लिए। यही है टेक्नोलॉजी। देखो खुर्शीद कौन है बच्चा ये जो मैसेज कर रहा है? खुशदिल बेलाबर। बेटा रुक जाओ, खुशदिल, दिल आपका खुश है, अच्छी बात है, और होना भी चाहिए दिल खुश, लेकिन रुक जाओ, ठीक है। यहां पर चलते हैं उत्केंद्रता। तो आइए देखते हैं। सर मैंने पहले ही कहा था, क्या कहा था? कि नंबर ना शेयर करें। गूगल बाबा सुन लेते हैं, ओके गूगल बोलो, देखो बोलते ही खुल जाता है। चलिए फिलहाल द्वितीय नियम पे आते हैं, यहीं पर उत्केंद्रता आपको पता चल जाएगी। अलग से पढ़ाऊंगा तो फिर मैथ ही हो जाएगी क्लास, मुझे मैथ में नहीं जाना है, मुझे इसमें। तो क्षेत्रफल का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम यही है, और आपका जो क्वेश्चन आएगा
केपलर के नियम पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 80% क्वेश्चन सेकंड वाले नियम पर ही रहते हैं बेटा। 80% जो है सेकंड लॉ पर क्वेश्चन आएंगे आपके नीट में अगर आते हैं तो। और इसके अलावा 20% क्वेश्चन, 20% क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो वो आते हैं थर्ड लॉ से। फर्स्ट लॉ सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसमें कोई ऐसा सूत्र आपने नहीं देखा अभी तक, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, बस एक लोकेशन के बारे में जानकारी देता है। मेन जो नियम है, जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है, वो है द्वितीय नियम, क्षेत्रफल का नियम। ये तीनों नियम का बाप है एक तरह से, तीनों नियम को एक साथ ये समाहित करता है अपने अंदर। अगर चाहें तो आप तीनों नियम को यहीं पर देख सकते हैं, इसी से तीनों नियम को आप सिद्ध कर सकते हैं। तो ये कौन बच्चा है जो ये लिंक शेयर कर रहा है कुछ कुछ करके? बेटा मत करो यहां पर ऐसी चीजें। अच्छा, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। सबसे पहले इस नियम को पढ़ने से पहले एक चीज जान लो कि केपलर का नियम कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। जितने भी ग्रह होते हैं, जितने भी ग्रह हैं, उनका कोणीय संवेग संरक्षित होता है। कोणीय वेग संवेग आप सभी जानते हैं। कोणीय संवेग क्या होता है बेटा? पढ़ रखा है ना एसपी सर के क्लास में, आपने पढ़ा होगा। एसपी सर ने आपको पढ़ाया है कि एल अगर मैं लिखूं, कोणीय संवेग लिखूं, तो कोणीय संवेग क्या होता है बेटा? एम वी आर। ये पढ़े एम वी आर, एम वी आर, कोणीय संवेग एम वी आर पढ़ा है ना। मॉडर्न फिजिक्स में भी कोणीय संवेग आता है। तो कोणीय संवेग यहां पर ग्रहों के लिए ये संरक्षित होने वाला है, ऑलवेज, है ना, संरक्षित है, ये आपको याद रखना है। इसका संरक्षण का नियम लगा है और ये आधार है केपलर के तीनों नियम का। अगर आपसे पूछे कोई कि केपलर के नियम किस पर आधारित है, तो कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, ये एक चीज, छोटी सी चीज हो गई। अब पहली चीज ये बता रहा है कि समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करेगा। जैसे यहां पर सूत्र, इसमें चित्र में देखिए कि सी से डी तक में अगर मैं कह रहा हूं कि कोई यहां पर जो है कोई प्लैनेट है, सी पर था और इस तरह से इस दिशा में ऐसे चल रहा है, इस दिशा में चल रहा है, सी से डी तक में इसको मान लो टाइम लगा है, मान लेते हैं 1 महीना, ठीक है, 1 मंथ लगा है, या मंथ ऐसा ना लिख के 60 डेज लिख लेते हैं, 60 डेज लगा है, थोड़ा लंबा टाइम ले रहे हैं, ठीक है। 60 दिन में ये यहां से यहां पहुंच रहा है। तो ए से बी पर अगर वो चल रहा है तो वो भी 60 दिन में, अगर टाइम सेम देखें, अगर 60 दिन लेंगे तो किसी भी जगह आप 60 दिन का टाइम लें, यहां पर लो, यहां पर लो, तो यहां पर पाएंगे कि यहां पर ऐसे चल रहा है, ठीक है, कुछ इतना चला होगा, ये इतना चला होगा। तो 60 दिन का अगर हम सेम टाइम अंतराल लें, कहीं भी 2 पॉइंट लें, 60 दिन लगे बस उसमें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर 60 दिन लग रहा है और उसको अगर मिला दें सूर्य से उन दोनों पॉइंट को, तो जितना ये क्षेत्रफल तय हो रहा है ये हर बार बराबर होगा। चाहे यहां 60 दिन का निकाल लो, चाहे यहां 60 दिन का ले लो, चाहे यहां 60 दिन का ले लो, चाहे यहां 60 दिन का, हर एक जगह का क्षेत्रफल सेम आएगा। अगर इसका क्षेत्रफल ए था तो इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा। समझ में आई बात? तो समान समय में समान क्षेत्रफल स्वाइप करेगा। स्वाइप मतलब ये क्षेत्रफल जो तय हो रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल जो स्वाइप हो रहा है, या एरिया मैं कह दूं कि जितना कवर हो रहा है सन से मिलाने वाली रेखा के बीच में, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, उस टाइम अंतराल का अगर मिलाते हैं आप, तो इक्वल एरिया स्वाइप करेगा। इक्वल मतलब बराबर क्षेत्रफल तय करता है ग्रह, ठीक है। अब ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है बेटा कि जब कोई भी प्लैनेट सन की तरफ जा रहा होता है तो उसका वेग लगातार बढ़ता है, या चाल बढ़ता है। चाल लगातार बढ़ती है। मैक्सिमम स्पीड आपसे पूछी जाए तो वो आपको यहां पर मिल जाएगी, जब सबसे क्लोज होगा, जब सबसे पास में होगा। और जब दूर जाता है कोई भी प्लैनेट तो धीमा होता चला जाता है और यहां पर इसकी स्पीड घटती है। रेखीय चाल, उसकी घूमने वाली चाल की बात नहीं कर रहा हूं, रेखीय चाल, ये कक्षीय चाल की बात करूं तो कक्षीय चाल इसकी लगातार बदलती है, ठीक है, कोई भी प्लैनेट की। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये आपको नियम मिलता है कि समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है, या क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। तो क्षेत्रफल की अगर देखें तो ये कांस्टेंट रहता है हर एक बार, चाहे बी से ए पर चले जाएं, ए से बी पर, या सी से डी हो, या कहीं और से कहीं हो। 2 पॉइंट अगर सेम अंतराल पे लिए जाए तो उनका जो क्षेत्रफल स्वाइप है वो सेम आएगा, अर्थात क्षेत्रीय चाल नियत रहेगी। कलर चेंज कर लेता हूं, काले में काला ही मजा नहीं आ रहा है। हाँ, क्षेत्रीय चाल नियत रहेगी। तो छोटी छोटी चीजें हैं, अब इसको आप देखेंगे। अब इसका क्षेत्रफल निकाल के प्रूफ करने की कोशिश है कि यहां का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एस ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे,
फिर दूसरे वाले का क्षेत्र निकालो, CSD और ASB दोनों का निकाल के और क्षेत्रफल देखा तो 1/2 r² d थीटा। ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि कैसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बेटा? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, बस वही फॉर्मूला है। ठीक है, तो कोण लिख रहे हैं चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या आपको आती है, अगर ये देखो तो d थीटा कोण बन रहा है, छोटा सा कोण थीटा बन रहा है, ये d थीटा बन रहा है। इसके साथ आप लिख लेंगे, बेसिक सी चीजें हैं। हालांकि इतना आपको इस्तेमाल नहीं करना है, सवाल लगाते समय इतना इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, फटाफट से भी कर लेंगे। रिजल्ट पर पहुंचते हैं। माना कि सूर्य का ये समथिंग लिखा है, बहुत सारी चीजें लिखी है, इतने पे आपको जाना नहीं है। एक चीज याद रखना है कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगाना पड़ेगा, यहां पर आपको ध्यान देना है। अब ये मिनिमम दूरी है, ये मैक्सिमम दूरी है, आपको बता रखा है। ये पहला फोकस है, ये दूसरा फोकस है एलिप्स का, क्योंकि रास्ता एलिप्टिकल है या दीर्घवृत्त है। आपको लग रहा होगा कि समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप, सुन लो, अभी आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, दो दूरियां आपको पहले ही बता रखी थी। अब क्षेत्रीय चाल फिक्स होती है dA/dt, इसका मतलब फिक्स रहेगा। dA क्या है? क्षेत्रफल, कि अगर छोटा क्षेत्रफल चल रहे हैं छोटे टाइम में, तो कहीं भी छोटा क्षेत्रफल छोटे टाइम में लेंगे, अगर समान समय में समान क्षेत्रफल देखेंगे तो वो नियत रहेगा। तो क्षेत्रीय चाल कांस्टेंट है, पहली चीज। कोणीय संवेग संरक्षित है, दूसरी चीज। ठीक है, ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जो आपको नोट कर लेना है कि क्षेत्रीय चाल फिक्स होती है, नियत होती है, कोणीय संवेग संरक्षित होता है हरदम। ये 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको नोट करते चले जाने हैं। और क्या है बेटा? और ज्यादा कुछ नहीं, आई ओमेगा वगैरह कुछ नहीं, ओमेगा वगैरह बाद में देखेंगे, वो सब निकाल लेंगे, उसका यूज नहीं करना है अभी। कोणीय संवेग मैंने आपको बता दिया कैसे लिखता है, MVR होता है, वो MVR लिखा है, उसको अलग अलग रूपों में लिखा है ओमेगा के साथ। LA बराबर LB, A पॉइंट पर कोणीय संवेग और B पॉइंट पर कोणीय संवेग दोनों को बराबर किया गया है, तो दोनों पर बराबर किया। देखो यहां पर वेलोसिटी दिखा रखी है मिनिमम है, यहां पर वेलोसिटी दिखा रखी है मैक्सिमम है। ठीक है, जो अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया कि यहां पर ग्रह की चाल धीमी हो जाती है, यहां पर सबसे फास्ट हो जाती है। ठीक है, और B से A की तरफ आते समय चाल बढ़ेगी, A से B की तरफ जाते समय चाल घटेगी। ठीक है, सेकंड लॉ ही है बेटा। तो सिंपल सी चीजें हैं, यहां पर आप देखेंगे तो कोणीय संवेग संरक्षित, फिर आपको प्रूफ करके दिखा दिया यहां पर कि इधर देखो ये बराबर हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, आगे चलो। अब क्या है? एक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा जिसकी अर्ध दीर्घ अक्ष A तथा उत्केंद्रता E है। अब आया है उत्केंद्रता, जिसका हमें थोड़ा सा मान रखना है, सम्मान करना है। तो ये सम्मानजनक थोड़ी चीज है। समझ नहीं आ रहा बेटा? कोई दिक्कत नहीं, संजना बेटा चुपचाप देखते रहो, अभी आएगा समझ में। क्वेश्चन लगाते समय एक एक करके ऐसी चीजें आपको आसान लगेंगी, समझ में आएंगे। हमने आपको 3 पॉइंट बताए जो आपको नोट करने थे पूरे नियम में। पहला, केपलर का नियम। केपलर का नियम बेटा किस पर आधारित है? कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। एक चीज ये नोट कर दो आप नोट में। दूसरी चीज आपको लिखनी है, क्या बताया था कि क्षेत्रीय चाल नियत होती है, मतलब dA/dt नियत है। ठीक है, 2 चीज हो गई। संवेग लिखना वगैरह आता है, संवेग का फॉर्मूला आपको पता है, वो हम यूज करेंगे फिर। ठीक है, अब ये दीर्घवृत्त का सामान्य समीकरण, ये दीर्घवृत्त का समीकरण, सबका समीकरण होता है, जैसे सर्कल का समीकरण होता है, वैसे दीर्घवृत्त का भी एक समीकरण है। ये x² / a² + y² / b²। x और y क्या है बेटा? एक्सिस है। ठीक है, और a और b क्या है आपको पता है, अभी कुछ देर पहले मैंने बताई थी। a और b क्या है? ये a है, ये b है। ठीक, वही चीज। तो इसमें अलग तो नहीं मान ली, अच्छा इसमें अलग माना है बेटा, इसमें दीर्घ अक्ष को a माना है, इसको b माना है, तो मैं भी बदल ही देता हूं। चलो इसमें इसको लिख लो, जो आप इसको b लिख लो, इसको a लिख लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष। ठीक है, कहां पहुंचे? यहां पहुंचे। ठीक है, अब यहां पर दे रखा है a > b, हमें दिख रहा है कि a ज्यादा बड़ा है और ये b छोटा होता है, ये दूरी बड़ी है, ये दूरी छोटी है, सेंटर से ये और ये ऐसे ले रहे हैं, तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, हम देख सकते हैं क्लियरली कि ये है। ठीक है, तो अर्ध दीर्घ अक्ष तथा b लघु अक्ष और e उत्केंद्रता है। उत्केंद्रता के साथ एक रिलेशन यहां पर देखने को मिल रहा है, ये आप या तो रटें और या तो इसके लिए आपको पूरी मैथ पढ़नी पड़ेगी। देखो 2 ही रास्ते हैं। मैं यहां पर अगर इसका प्रूफ करने जाऊंगा तो बहुत लंबा पड़ेगा बेटा, तो इसका प्रूफ जो है ऐसे तो आसान से आएगा नहीं, थोड़ी सी इसमें मैंने आपको कहा था कि आपको पहले से थोड़ी सी। सर आपकी डीपी किसी के मिल रही थी, मैंने देखा। क्या है? डीपी मिल रही है, कहीं बट रही है क्या? डीपी बट रही है क्या? जो बात कर रहे हैं इस पर करने दो यार। तो मैं ये कहूंगा कि इसको एक बार याद कर लो यार, नोट में डालो, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। उत्केंद्रता क्या है, उत्केंद्रता कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा है ना,
ऐसा है कि अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो बहुत लंबा मैथ ही हो जाएगा और उतना हमें यूज नहीं करना है, तो उतना इस्तेमाल नहीं करना, बस इसका इस्तेमाल कर लेना है। बस सिंपल सा है, ई बराबर 1 माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर रखना है। इतना याद रखना कि ऊपर आपको माइनर एक्सिस रखनी है, नीचे मेजर एक्सिस रहेगी। ठीक है, सेमी माइनर सेमी मेजर, सेमी माइनर सेमी मेजर मतलब सेमी माइनर का मतलब छोटी त्रिज्या, सेमी मतलब अर्ध और माइनर मतलब छोटी वाली, और सेमी मतलब अर्ध दीर्घ अक्ष। ठीक है, मेजर मतलब दीर्घ अक्ष, तो एक्सिस, तो सेमी माइनर सेमी। हाँ, इस चीज को ही मैं बोलूंगा कि रट्टा लगा लो। बस एक पहली बार मैं ये कुछ बोल रहा हूं कि आप रट ले इसको, ज्यादा दिमाग न लगाएं इसमें, बस इसका इस्तेमाल करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कुछ चीजें और है यहाँ पर, जैसे 2 पॉइंट का आपको वेलोसिटी पूछेगा, यहाँ का वेलोसिटी क्या है, यहाँ का वेलोसिटी क्या है, उसके बीच का अंतर, उनके बीच का जो है रिलेशन क्या है। मैं थोड़ा सा, मेरे वर्ड फंस जाते हैं मुंह में, निकलते नहीं कई बार। तो मयंक कह रहा है कि किसी को समझ में आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया बेटा, पूरा जो बोर्ड पर दिख रहा है सब चीज पर आप दिमाग ना लगाएं, सारी चीजों को आप रटने की या जबरदस्ती समझने की कोशिश ना करें। जितने में हमारा काम हो रहा है, मैंने कहा कि उतने पर ध्यान दें। मैंने आपको अभी 4 चीजें बताई, 4 चीजों में से 4 ही चीजों पर ध्यान दें, 5वीं चीज पर अभी ध्यान ना दें। बोर्ड पर सबको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, मुझे पता है आप चित्र समझना चाह रहे हैं, उसके अंदर घुसना चाह रहे हैं, उतना टाइम नहीं है कि आपको पूरा मैं यहां पर प्रूफ करके दिखाऊं, हर चीज तो नहीं है। और इसका प्रूफ कर भी देते, जैसे इससे पहले हमने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या फिर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता या विभव, वो जरूरी थी, उनका प्रूफ जरूरी था, क्योंकि उनके स्टेप्स के अंदर वो चीजें थी जो आपको सवाल लगाते समय काम आती। यहां पर इन स्टेप्स के अंदर या मैं इसको प्रूफ करने के समय ऐसा कोई मुझे स्टेप्स नहीं है जो आपको काम में आएगा। तो काम में नहीं आ रहा है तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा बस रिजल्ट याद रखते हैं, आगे चलते हैं, मैं ये बोल रहा हूं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है तो काफी है, इससे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए आप। ठीक है, चलिए, ये तो मैंने आपसे पूछा था ना उत्केंद्रता क्या है, मैंने कहा था कि समझ में नहीं आएगा, फिर बताइए। संवेग संरक्षण के नियम ही लगेगा बार बार, तो आप ध्यान रखें। फिजा राहुल, आप दिल पे ले गए ना बात, सब लोग, सबको अब उत्केंद्रता। सर आपने कहा था लिखा हुआ नहीं लाएंगे, मैंने आज स्टार्टिंग में ही कहा था क्लास के कि आज ही लिखा हुआ लाएंगे हम। लिखा हुआ नहीं लाया था मैंने, अभी तक लाया था क्या? कभी नहीं लाया। अब ये ऐसा है कि इसमें मैं अगर करवाऊंगा बहुत लंबा लंबा, बहुत ज्यादा है। आई मीन सर आपकी डीपी किसी से मिल रही है, बेटा तुम्हें फिजिक्स से भी थोड़ा सा मतलब रखना चाहिए डीपी के अलावा, मुझे ऐसा लगता है। तो देखो छोटी छोटी जो चीजें थी, ऊर्जा संरक्षण का नियम वगैरह लगा के जो ये चीजें आ रही हैं, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर जो वेग है वो आपको पता होना चाहिए बस। अब हम क्वेश्चन लगाने के लिए रेडी हैं। बस मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग ज्यादा दिमाग न लगाएं, इसको लिखें, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने आप समझ जाएंगे। उत्केंद्रता क्या है? उत्केंद्रता एक रेशियो है बेटा। किसका रेशियो है? एक्सिस जो है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का एक रेशियो आता है। ठीक है, वही उत्केंद्रता है, उनमें संबंध है जो एक्सप्लेन करता है उत्केंद्रता। ठीक है, एसेंट्रिसिटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, एसेंट्रिसिटी। और ये एक रिलेशन बताता है सेमी मेजर एक्सिस ए और सेमी माइनर एक्सिस बी के बीच में। और आप देखेंगे तो आपको यहां पर दिख भी रहा होगा, ये ए है ना, सेंटर, सेंटर से यहां तक की दूरी ए थी और यहां तक की दूरी क्या है बेटा? बी है। तो आप देखेंगे ए के साथ रिलेशन में ई लिखा हुआ आपको दिखेगा यहां पे, बी के साथ हम नहीं गए क्योंकि हमें 2 पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वेग का हमें नहीं लेना है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर वेग से हमें लेना देना है जब सबसे कम है। याद रखना कि वी ए इज लेस देन है वी पी से। ठीक है, पी क्यों लिखा है बेटा? पेरिहेलियल लिखा है, और ये ए क्यों लिखा है? क्योंकि अपेहेलियल लिखा है, इंग्लिश में लिखा है इसलिए ए और पी लिख दिया। आप चाहे तो ए और बी पॉइंट या क्लोज वाला पॉइंट या दूर वाला पॉइंट के हिसाब से याद कर सकते हैं। दूर धीमा होगा, पास में यहां होगा तो तेज होगा। और दोनों का अगर आप देखेंगे, दोनों का अगर यहां से आप देखें तो आपको यहां पर पता चलेगा, ए में देखो ए माइनस ई है पहले ऊपर, और इसमें बदल के सिर्फ एक चेंज है, ए प्लस ई हो गया। तो आपको याद रखने में भी दिक्कत नहीं आने वाली है, जीएम बटा ए है, याद रखिएगा। क्योंकि एक्स जो आ रहा है वेग, वो आ रहा है सिर्फ और सिर्फ मेजर एक्सिस पर, मेजर एक्सिस पर आ रहा है, मतलब ए पे आ रहा है। ए के साथ रिलेशन है, बी के साथ कोई रिलेशन नहीं है।
तो ए के साथ रिलेशन है, प्लस ये याद रखें कि यहां पर मैक्सिमम है तो ए प्लस ई ऊपर रहेगा, ठीक है, वो 1 प्लस ई ऊपर रहेगा, और जहां पर धीरे है 1 माइनस ई रहेगा ऊपर। इतना हो गया काफी काम। अब जो समझने आने वाली चीज थी, एसेंट्रिसिटी बोलते हैं बेटा, उत्केंद्रता ही ई है। ई मतलब उत्केंद्रता, ई को ही उत्केंद्रता बोलते हैं। और उत्केंद्रता मैंने कहा देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस के बीच में एक रिलेशन है छोटी सी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब तीसरे नियम को देख लेते हैं। अच्छा, ये करना बंद करें बेटा आप लोग, जबरदस्ती का यहां पर जो करते चले आ रहे हैं ना मैसेज फोन, मैं कह रहा हूं कि रुक जाओ, मैं 3 जगह नहीं हूं एक साथ। चलिए, तो मैं कह रहा था जो वो नोट कर लिया आपने। अब आगे चलते हैं, तीसरा नियम पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन लगाते हैं। तो तृतीय नियम कह रहा है कि आवर्तकाल का नियम है। आवर्तकाल मतलब थोड़ा समय का। यहां पर राहुल मेहरा, बेटा मेरे डीपी क्यों भेज रहे हो आप? सब लगाओगे क्या ये डीपी? मैंने लगा रखी है, अब ठीक है, आपको लगानी है लगा लो यार, मैं क्या करूं। तृतीय नियम आवर्तकाल का नियम है। किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर आवर्तकाल का वर्ग। आवर्तकाल का वर्ग क्या होता है बेटा? आवर्तकाल का मतलब होता है एक कंप्लीट चक्कर। आवर्तकाल का मतलब कि सूर्य का एक कंप्लीट चक्कर किसी ने किया, अगर मान लो ए पॉइंट से चला और लौट करके ए पर आ गया, तो इसको एक आवर्तकाल मतलब कैपिटल टी से दिखाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि आवर्तकाल का वर्ग जो होता है उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के दीर्घ अक्ष की तृतीय घात, ठीक है, जिसको आप घन भी बोलते हैं, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। अब दीर्घ वृत्त का दीर्घ अक्ष कौन सी होती है? दीर्घ अक्ष होती है ए, तो ए के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। बस ये बोला गया, यही है डील। और ए का मान आपको लिखना, ए का मान आपको पहले ही बताया जा चुका है, ठीक है। अच्छा, वृत्ताकार कक्षा के लिए अगर वृत्त होता, दीर्घ वृत्ताकार ना होता, सिर्फ वृत्त होता, मतलब सेंटर होता है ऐसे वृत्त होता, तब फिर आपको आर ले लेना है। ये दूरी क्या हो जाएगी? सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या ले लेंगे आर, ठीक है। तो जैसे मान लो कि उपग्रह का निकालना होता है आवर्तकाल, तो यहां से थोड़ा सा कर सकते हैं मामला, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये नियम इतने ही थे। अगर करेंगे तो यहां नियतांक आ जाएगा। आपको अगर कुछ लिखना है तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, आपको मिलेगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू कोई भी नियतांक आप के मान लीजिए और ए की पावर 3। तो एक नियतांक है यहां पर, बाकी नियतांक से आपको लेना देना कुछ नहीं है, बस और बस इतना याद रखना है, टी स्क्वायर ए। सर ग्रुप कहाँ, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर प्लीज कोई बता दे। व्हाट्सएप पे है बेटा ग्रुप, टेलीग्राम पे नहीं है। टेलीग्राम पर मैं एक्टिव नहीं रह पाता तो मैंने यहां किया। चलिए एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन, फिर हम प्लेनेट वाले क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे पलायन वेग वाले, एक दो क्वेश्चन पलायन वेग का, क्योंकि पलायन वेग पर काफी क्वेश्चन नीट में पूछता है और नीट वाले थोड़े पेपर बनाने वाले पलायन वेग से है ना काफी ज्यादा प्रभावित लगते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, मेरा नंबर इतना सर्कुलेट मत करो बेटा रोहित, लगातार मेरा नंबर ही कोई ना कोई बच्चा भेज रहा है कमेंट में, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखो 2-3 चीजें थी, आपको एक बार मैं शॉर्ट में चीजें बता दूं कि पहला नियम ने क्या कहा कि सूर्य एक फोकस पे है। सिंपल, सूर्य एक फोकस पे है बस। और इसमें हमने ये पाया, सिर्फ इतना ध्यान रखना था आपको कि अगर सूर्य यहां है तो ये दूरी थी आर मिनिमम, आर मिनिमम, और ये दूरी थी ग्रह की सबसे दूर दूरी वाली होती है जो, उसको हम आर मैक्सिमम बोले थे, ठीक है। इन दोनों में हमने कहा कि माध्य अगर निकालना है, माध्य मतलब औसत इसका निकालना है, ठीक है, तो आर माध्य आप लिखेंगे तो आ जाएगा आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। बस इतना ध्यान रखना था। दूसरे नियम में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एल मतलब एम वी आर, ये क्या है बेटा? कोणीय संवेग क्या रहेगा? संरक्षित। पहली चीज इसके अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आपको बोली कि आपको याद रखना है कि डी ए डिवाइड बाई डी टी वो नियत है, और डी ए डिवाइड बाई डी टी को बोलते हैं बेटा कक्षीय चाल। तो किसी भी प्लैनेट की कक्षीय चाल जो है वो नियत होती है, ठीक है।
तीसरी चीज आपको बोली कि आप ये याद रखें एसेंट्रिसिटी क्या है, ठीक है, एसेंट्रिसिटी के साथ रिलेशन क्या है, ये दिखाया था जो ये एसेंट्रिसिटी क्या है। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आप देखो, एसेंट्रिसिटी क्या है, हमने बताया बी और ए का एक रिलेशन है। बी और ए क्या है, सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस के बीच का एक रिलेशन है जिसको आप एसेंट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ई का फॉर्मूला आप याद रखें, ई स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 1 माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर। ई स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बेटा, ई स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 1 माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर। सिंपल सी चीज, यहां से ई का मान आपको याद रखना है, ये आ जाएगा 1 माइनस चाहे तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर लिख लो, बस हो गया। तो ये एसेंट्रिसिटी याद रखने है, ये उत्केंद्रता कहलाती है। इसका हमें इस्तेमाल करना है, कहां इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल करना है बेटा हमें यहां पर। इसमें 2 पॉइंट हो गए, ये तीसरा पॉइंट था, सी पॉइंट। चौथा पॉइंट इस दूसरे नियम में था कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम है ना, जब डिस्टेंस है आर मिनिमम पर और आर मैक्सिमम पर आपको निकालना था वेग। तो इस पॉइंट को अगर मैं ए पॉइंट बोलूं और इस पॉइंट को अगर मैं बी पॉइंट बोलूं और दोनों पर अगर वेग लिखूं, मान लो प्लेनेट इस तरह से ऐसे चल रहा है, तो इस पर वेग की दिशा ये आ जाएगी, हम मान लेते हैं वी ए है ए पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर आ जाएगा नीचे की तरफ तो हो जाएगा वी बी मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो वी ए और वी बी का हमें फॉर्मूला मिला। वी ए का मान क्या मिला बेटा, हमें मिला जी एम डिवाइड बाई ए, और यहां मिला है 1 माइनस ए पर, हाँ 1 माइनस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई। अब मुझे बताइए ये वर्गमूल में था कि ऐसे ही था। और v एट पॉइंट बी जो मिला वो मिला हमें जी एम डिवाइड बाई ए, ये फिक्स है, बस यहां पर एक चीज पलट जाती है, 1 प्लस ई ऊपर और नीचे 1 माइनस ई। इतना से काम हमारा चल रहा है, तो जबरदस्ती परेशान काहे हो, बताइए वर्गमूल रहेगा, हाँ वर्गमूल रहेगा, तो इसका मतलब पढ़ रहे हो, देख रहे हो, ठीक है। तो ये 2 चीजें हमें याद रखनी थी। एक चीज ये हो गई याद करने वाली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इस नियम में, दूसरे नियम में, इसके अलावा, इन 4 चीजों के अलावा आपको कुछ इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। अब समझ में आ रहा है, शॉर्ट में लिख दिया, अब समझ में आ रहा है, ठीक है। लास्ट नियम जो था तीसरा नियम कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ सिंपल सा बेचारा कह रहा है कि टी का स्क्वायर जो है वो समानुपाती है ए की पावर 3 के। अब इसमें क्या समझाओ, बस इतना ही है। और इसी से हमारा इसी फॉर्मूले से हमारा प्रश्न लग जाएगा जब जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। सही है, सबको समझ में आया यहां तक? ये समझ में आया कि कितना हमें याद रखना है, कौन कौन सी चीजें नोट्स में होनी चाहिए। तो 2 से 4 चीजें ही हैं जो नोट्स में आपको रखना है, यही बता रहा था। अब यही चीज मैं यहां दिखा रहा था तो आप लोग हर जगह दिमाग लगा रहे थे कि ये भी लिखा है सर कुछ, तो अरे वहां नहीं देखना है आपको। अब मैं काट काट के इतना ही लगा के आता तो मजा नहीं आता ना। थोड़ा सा अगर किसी को बैठ के पढ़ना भी है तो देख लेना। बस मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी को बहुत उत्सुकता है चीजों को पढ़ने की या देखने की, कि अंदर घुस के पढ़ने का आपके पास टाइम है, तो आप देख लेना, ठीक है, आप कर लो, ठीक है, एक रिलेशन मिल जाएगा। और वीपी और वीए का रिलेशन ई प्लस 1 प्लस ई डिवाइड बाई 1 माइनस ई होगा। वैसे भी आप जानते हैं, यहां से देखो, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, दोनों को डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, ये सब कट जाएगा, यही बचेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। बाकी सारी चीजें तो सेम है ना दोनों में, यही अंतर है, तो सेम बचेगा, तो आप डिवाइड करके देख लो, तो सेम चीज है, बस रेशियो है। और बाकी जो चीजें लिखी थी ये सब इसको आपको दिखा दिया, इसमें इतना कुछ है नहीं, बस छोटा छोटा याद रखना है। केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते बेटा। तो मैं आप लोगों को उतना ही बता रहा था क्योंकि मुझे पता है इतना टाइम नहीं है आपके पास, कई सारे सब्जेक्ट है, कई सारे होमवर्क करने होते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, नोट्स बनाने होते हैं, रिवीजन करना होता है। इतना सब करने के बाद इतना ज्यादा नहीं कि मैं आपको डेरिवेशन भी करवाऊं 2 घंटे, तो नहीं करवाना चाहता था, इसलिए मैंने कहा कि बस याद कर लो, ठीक। और उत्केंद्रता क्या है, उत्केंद्रता बी और ए का जो आपको एक्सिस बताई, बी और ए क्या है बेटा, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, सेमी मेजर, सेमी मतलब अर्ध, तो अर्ध लघु और अर्ध दीर्घ अक्ष जो है उनके बीच का रिलेशन है, जो कि एसेंट्रिसिटी है, और उसको इस प्रकार से लिखते हैं, बस इतना ही काम, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया था मैंने, इसको कहा कि लगाओ। तो केपलर के तीनों नियम आपको मैंने इन शॉर्ट बता दिए कि आपको कहां कहां पर केपलर के नियम में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, उसको बस आपको याद रखना है, उसको सामने रखो और क्वेश्चन लगते चले जाएंगे, कहीं रुकोगे नहीं आप, ठीक है। जो पॉइंट्स बताए हैं 4-5, उन 4-5 पॉइंट से ही आपके पूरे नियम, पूरे सवाल लग जाएंगे, सारे सवाल लग जाएंगे।
जो भी केपलर के नियम पर सवाल आएंगे। ठीक, फिलहाल ये देखते हैं। डबल 839 है बेटा, 8839761646, 8839761646। कौन बच्ची कह रही थी समझ में नहीं आ रहा है? अब समझ में आया था आपको? तो ये सवाल करते हैं, ये फटाफट से, इसमें कुछ नहीं है, बेसिक सा सवाल है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन एक तरह से इसको ऐसे लीजिए कि आप प्रैक्टिस करने के लिए हैं, कि थोड़ा सा अभी जो टेंस वाला माहौल चल रहा था उसको थोड़ा सा लाइट करते हैं मूड को। तो सिंपल सा कह रहा है कि एक ग्रह की जो त्रिज्या है पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी है, तो त्रिज्या हम मान लेते हैं ग्रह की क्या ही, आर डैश मान लेते हैं, और वह है 2 गुनी पृथ्वी की त्रिज्या आर से। ठीक है, आर डैश मान लेते हैं। दोनों का औसत द्रव्यमान घनत्व लगभग बराबर है, दोनों का औसत द्रव्यमान घनत्व बराबर है, तो ये जो है रो जो है दोनों का बराबर है, ग्रह का भी और इसका भी, दोनों का बराबर है, तो रो ही मान लेते हैं। अच्छा, यदि वीपी तथा वीई क्रमशः ग्रह तथा पृथ्वी के पलायन वेग हो तब दोनों में रिलेशन क्या होगा? तो आर ही दे रखा है, बाकी कोई चीज परिवर्तित नहीं है, मास सेम है इसका मतलब, और क्या है बेटा, त्रिज्या अलग है, मास सेम है त्रिज्या अलग है। तो हम देख सकते हैं कि जो v होता है एस्केप वेलोसिटी, वो क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ GM डिवाइड बाई आर, 2 होता है ना इसमें आई थिंक, हाँ 2GM डिवाइड बाई आर। तो 2GM डिवाइड बाई आर होता है, आर चेंज है और आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप देख सकते हैं, रिलेशन लिख लीजिएगा, क्या आएगा 2VE आना चाहिए, 2 गुना आना चाहिए, क्योंकि यह आर का मान 2 हो गया, तो 2 गुने आना चाहिए। आप करके देखिए। तो मान लेते हैं ये पृथ्वी पे है अर्थ के लिए, ठीक है, तो अर्थ के लिए त्रिज्या लगा लेते हैं, ठीक है, और बाद में प्लेनेट के लिए देख रहे हैं तो प्लेनेट के लिए v बोल लेते हैं, चलो ये v डैश बोल लो, v बोल लो, v डैश बोल लेते हैं, ठीक है, प्लेनेट के लिए इसका लिखेंगे तो आ जाएगा 2g और m तो सब सेम है, बस ये r बदल जाएगा जो कि हमने r डैश मान रखा है, चलो r ही लिख लो, r डैश क्या, इसको r ही लिख दिया तो इसको r लिख लो, ठीक। अच्छा, दोनों को डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, बाकी सारी चीजें कट रही है, 2GM कट जाएगा, r ही बचेगा, रूट से रूट निकाल लीजिए, ठीक लीजिए, आसान है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन, ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको बहुत दिल पे मत लेना, और आपको बता दूं कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नीट में नहीं आ सकते, नीट में आ सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नीट में नहीं आ सकते, नीट में आए हुए हैं बार बार इस तरह के क्वेश्चन। बहुत छोटा क्वेश्चन भी कई बार नीट में होता है, सब बड़े ही क्वेश्चन नहीं होते। अब वो डिपेंड करता है कि इस चैप्टर से वो छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा या कहीं और से पूछा जाएगा, लेकिन पूछा तो जाएगा। हो सकता है प्रकाश की चैप्टर से पूछ ले, हो सकता है मॉडर्न फिजिक्स से पूछ ले, ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें हैं ऐसी। क्या आ रहा है बेटा आपका आंसर इसका, फटाफट से देखिए। चंद्रमा का द्रव्यमान दे रखा है, पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है, ठीक है। तो मास ऑफ मून, मून के लिए m लिख दें और अर्थ का मान लिख देते हैं m, ठीक है, इसका m या m डैश मान लो, तो मैं चांद लिख देता हूं और पृथ्वी लिख देता हूं, देखो ध्यान से, इसका द्रव्यमान हम m डैश मान रहे हैं और इसका द्रव्यमान हम मान रहे हैं m, दोनों में रिलेशन दे रखा है कि m डैश जो है, m डैश बराबर है 1/81, m/81 के, 81 गुना कम है, ठीक। अच्छा, त्रिज्या दे रखा है 1/4 है, पृथ्वी की त्रिज्या अगर हम r माने तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r डैश का मान देखो तो कितनी होगी बेटा, 1/4 है, मतलब r/4 हो गई, ठीक है, ये दिया मैं। अब क्या निकालना है, पलायन वेग अगर पृथ्वी पर 11.2 है तो चंद्रमा पर बताओ, तो फालतू की चीज है ये। VE का मान हम जानते हैं क्या होता है, 2GM डिवाइड बाई R, दोनों का हम वहां पर निकालना चाहते हैं, इसका मान तो हमें पता है, इसका मान कितना है 11.1, 11.2, ठीक है। हम V निकाल लेते हैं इसके लिए, मान लो कि V डैश है, VE डैश, तो VE डैश अगर मैं निकालूं तो आ जाएगा 2G, तो सेम है, M का मान क्या आएगा बेटा, M हो जाएगा m/81, m/81 हो गया, गुणे R का मान कितना बेटा, R का मान दे रखा है R/4, तो R नीचे, 4 ऊपर जाएगा तो 4 ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं, देखो 2GM/R को हम अलग कर लेते हैं, वर्गमूल में 2GM डिवाइड बाई R अलग कर लिया मैंने, और यहां पर देखेंगे बचा क्या, ऊपर बचा है 4, नीचे बचा है 81, 4 और 81, 9 9 81 होता है, 2 दूनी 4 होता है, तो वर्गमूल बाहर आएगा तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4 मतलब 2, 9 9 81 मतलब 9, तो 2/9 और गुणे इसका मान कितना है बेटा, इसका मान है 11.2, 11.2 ही आपका आंसर है, निकाल लीजिए गुणा करके, ठीक। फिलहाल आगे चलते हैं, सही है ना।
पूरा ही हल कर दिया बेटा। अब मैं भाग करना नहीं सिखाऊंगा, माफ करना, ठीक। कितना आ रहा है? पूरा हल कर दिया। अब क्या करूं? 2/9 गुणे 11.2, इतना तो आना चाहिए। 11.2 का 2 में गुणा करो बेटा और 9 से भाग दे दो, ठीक। समझ में आया? 81 का वर्गमूल 9 आएगा, 9 9 81, और 4 का क्या आएगा? 2 आएगा। और हमें इतना पता है कि इसका मान कितना 11.2 है, गुणा कर दिया, आंसर, ठीक। VP माइनस 2VE। क्या लिख रहे हो बेटा आप? पूजा, किस चीज का आंसर कर रहे हैं आप? हो गया? चलिए, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया। अच्छा, ये बचा है। तो नीट 2016 का ये प्रश्न है आपका। अच्छा प्रश्न है। अब देखो, ये आ गया केपलर के नियम पर प्रश्न, ठीक है। केपलर के नियम पे लगाते हैं। बढ़िया एक प्रश्न। एक उपग्रह है। अच्छा, केपलर के नियम पे नहीं है, ये ऐसे ही फालतू का क्वेश्चन है, ठीक है। ऊर्जा से रिलेटेड है, केपलर से रिलेटेड नहीं है। मैं उपग्रह देख के सोचा कि केपलर से। अच्छा हाँ, अभी इस चैप्टर में एक लास्ट चीज बची है सीखना, वो उपग्रह की कक्षीय चाल निकालना बची है। उपग्रह की टोटल एनर्जी, उपग्रह का कक्षीय चाल, इस तरह का निकालना बाकी है। बल्कि इसमें कुछ नहीं है। एक उपग्रह जिसका द्रव्यमान m है, पृथ्वी के पृष्ठ से h ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। अच्छा, पृथ्वी की परिक्रमा जब कर रहा है तो हम जो उपग्रह होते हैं, एक चीज याद रखना, उपग्रह का जो पथ होता है, रास्ता होता है, उसको हम वृत्तीय मान के चलते हैं। कैसे मानते हैं? सर्कुलर, एलिप्टिकल नहीं लेते। जैसे पृथ्वी का सूर्य के सापेक्ष आप रास्ता देखें कैसा है, दीर्घवृत्तीय है। तो दीर्घवृत्त नहीं, बल्कि हम वृत्तीय कक्षा लेते हैं उपग्रह की, है ना। पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है उपग्रह, वो वृत्तीय कक्षा में चलेगा, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है ना। इतना याद रखना। कौन सा आंसर आ रहा है बेटा? पृथ्वी की त्रिज्या r है तथा उसके पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है, तो उपग्रह की कुल ऊर्जा क्या है? h ऊंचाई पे है, तो कुल ऊर्जा लिख सकते हो आप। कुछ नहीं है, फॉर्मूला है, फटाफट से लिखो। कितना आ रहा? उस जगह पर आपको उसके पृष्ठ पर तथा पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g0 है। पृष्ठ पर मतलब पृथ्वी के पृष्ठ पर g0 है। वहां पर हमें नहीं पता है कि g है कि क्या है, सबका अलग आ रहा है। देखो, मुझे यही दिक्कत है, बस एक ही चीज की परेशानी है कि आप लोग सेम क्लास में सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज पढ़ने के साथ, सेम जो है व्यक्ति पढ़ा रहा है आपको, फिर आंसर आपको, आप सब लोगों के डिफरेंट कैसे आ जाते हैं? मतलब सरप्राइज नहीं होते क्या आप लोग खुद देख करके? एक दूसरे का आंसर देखो और बताओ मुझे कि आपको ऐसा नहीं लगता कि ये तो बड़ा भयंकर काम हो गया यार, एक ही चीज के 10 आंसर आ रहे हैं? बताओ, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन। मुझे लगता है कि अगर क्वेश्चन में 12-13 ऑप्शन होते हैं ना, तो 12-13 तरह के आंसर होते हैं आप लोगों के। अगर हो सकता कि अगर 12 ऑप्शन हुआ करता तो आप 12 ऑप्शन पूरे इस्तेमाल करते, है ना, है ना, बिल्कुल। इफ्तिखार आलम बेटा, 1 मिनट रुक जाइए, एक मित्र की शादी का इनविटेशन आया है यार। ला 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 ला। अच्छा जी, सुताई हो गई इसकी तो। चलो, एक लड़का और निकल लिया। लिखो लिखो लिखो, मैं आ रहा हूं बेटा, 1 मिनट 2 मिनट। क्या बात है। हाँ जी, हो गया। चलिए मैं आता हूं अब।
बाजीगर बाजीगर। हाँ जी, तो काम हो गया आपका, तो मैं आ गया फिर से, बस 1 मिनट आराम कर लिया यार। मैं आप लोग तो बैठे हो। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा करके आ जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल ऑप्शन सी अगर आ रहा है और आपको ऊर्जा संरक्षण लगाना था, बिल्कुल यही करना था आपका। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर जिसका सी आया है तो सी इसका करेक्ट आंसर है। माइनस लगेगा क्योंकि स्थितिज ऊर्जा है, और टोटल ऊर्जा जो होगी, टोटल ऊर्जा लिखनी बेटा, टोटल ऊर्जा आपको लिखनी है। टोटल ऊर्जा जो है ऋणात्मक ही आएगी। अगर पॉजिटिव हो जाए तो क्या होगा बेटा, सोचो कि अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर जो गुरुत्वीय जो उपग्रह की ऊर्जा है जितनी, अगर इतनी ऊर्जा पॉजिटिव होती तो क्या होता, पॉजिटिव होती तो कभी भी वो अर्थ का चक्कर लगाता ही नहीं, वो अर्थ को छोड़ करके अनंत में कहीं भी भाग जाता। ठीक है, मतलब निकल लेता छोड़ के कि तू चल मैं आता हूं, छुपी रोटी खाता हूं, वैसा हो जाता, तो निकल लेता। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी का मतलब बॉन्ड है कि बंधा हुआ है, बंध करके पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड में वो काम कर रहा है। ठीक है, ऐसा है। निकाल लेंगे आप कि हम करें इसको। इस तरह के क्वेश्चन कई सारे कर लिए ना हमने। आपको बस बताना है कि टोटल एनर्जी आपको कंजर्व रखनी है। जब कुछ समझ में ना आए तो टोटल एनर्जी पर आप पहुंच जाए, टोटल एनर्जी। ठीक है, जी और वाई एक ही जैसे लिख दियो क्या। चलो, एनर्जी आपको कंजर्व करनी है, तो टोटल एनर्जी कंजर्व करती है आपका आंसर। ठीक है, कर लेना, सी ऑप्शन है आपका। नीट का ही क्वेश्चन है ये, छोटा सा। पृथ्वी पर पलायन वेग दे रखा है, उस ग्रह पर पलायन वेग क्या होगा जिसकी त्रिज्या और औसत घनत्व पृथ्वी की तुलना में 2 गुने है। तो त्रिज्या और औसत घनत्व दोनों डबल है, तो घनत्व के लिए आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। हम जानते हैं रो इक्वल टू होता है, ध्यान से सुनना, रो इक्वल टू क्या होता है बेटा, रो इक्वल टू होता है m बाई वी। ध्यान से सुनो फटाफट, m तो ठीक है, ठीक है, तो m बराबर हमें निकालना है, m बराबर यहां से हम निकालना है, m बराबर निकाल लेते हैं रो वी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या कर रहे हो, मैं बता रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं। वी बराबर होता है बेटा √2gm डिवाइड बाई r होता है ना। मैं m को हटाना चाहता हूं क्योंकि घनत्व दे रखा है, तो घनत्व के रूप में हमें दे रखा है, तो m को हटा के हम रो वी लिख सकते हैं। रो को तो ठीक है, v क्या है बेटा, v को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब, तो r क्यूब। अब ये मान अगर मैं यहां रखूं तो यह आ जाएगा 2g रो 4/3 और पाई r क्यूब डिवाइड बाई r के। खटाखट से काट लीजिए इसको, r से r कटेगा, r स्क्वायर बचेगा, r स्क्वायर है यहां पर। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 2g रो, 2g क्यों, 4 दूनी 8 कर लेते हैं ना, पाई भी तो है, तो 4 दूनी 8 पाई, 8 पाई, 4 दूनी 8 पाई, और रो जी आर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर बचा यहां पर, ये बचेगा डिवाइड बाई में 3। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है। अब इसमें कुछ नहीं है, बस त्रिज्या आपको दे रखी है, कह रहा है जिसकी त्रिज्या और औसत घनत्व पृथ्वी की तुलना में 2 गुने है। तो इसको डबल कर लो और इसको डबल करेंगे तो त्रिज्या डबल होगी, तो 2 दूनी 4 आएगा, और यहां आएगा बेटा 2 दूनी 4। ठीक है, 4, और यहां पर आएगा त्रिज्या और घनत्व, घनत्व को 2 गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो 4 दूनी 8 और 8 28 64 हो जाएगा ये। ठीक है, या सिंपल सा आप देखेंगे तो आपको 4 यहां से मिलेगा, 2 यहां से मिलेगा, तो 4 दूनी 8 एक्स्ट्रा बचेगा। 8 का मतलब होता है 8 का वर्गमूल अब देखेंगे तो आता है 2√2। क्या आता है 2√2। बाकी सारी चीजें तो सेम रहेगी, बस 2√2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा 2√2 ही तो आएगा आंसर, तो 1 डिवाइड बाई 2√2 हो जाएगा आंसर है। सही है क्या, बी ऑप्शन सबका सही होना चाहिए। अगर मैं देखूं तो एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, आर का वर्ग करेंगे, आर कितना हो रहा है बेटा, डबल हो रहा है, देखो डबल होगा, तो क्योंकि वर्ग है तो 2r होगा, 2r का मतलब 2 दूनी 4, यहां पर आ जाएगा एक्स्ट्रा में 4 निकलेगा बाहर। यहां रो का मान जो है वो कह रहा है डबल है, तो रो का 2 रो होगा, अब इसका स्क्वायर तो है नहीं, तो यहां सिर्फ 2 आएगा। अब 2 और 4 गुणा हो जाएंगे, बाकी सारी चीजें जैसे लिखी हैं इसका तो हमें पता है, तो ये डिवाइड बाई इतना ही करेंगे और ये सिर्फ एक्स्ट्रा बचेगा जिसका हमें 2√2, तो आंसर बी है। करें आगे, ठीक है, ये एक छोटा सा प्रश्न है, करेंगे, हलवा सा प्रश्न है, और मैं आप क्वेश्चन हो गया है, और जल्द ही अब क्लास को मैं समाप्त करूंगा। थोड़ी सी जरूरत है मुझे कि अब मैं थोड़ा बैठूं क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है एक,
मैं सब कुछ नहीं बता सकता, हालांकि एक चीज और, इससे जाने से पहले एक चीज और बताऊंगा आपको। इसको मुझे लगता है आप कर लेंगे। पृथ्वी की सूर्य से दूरी वर्तमान की इतना गुनी हो जाए तो एक वर्ष का समय कितना होगा, तो आपको ये तीसरा नियम से लगेगा बेटा, थर्ड लॉ। कर लेंगे क्या? लगा लेंगे मुझे लगता है, थर्ड लॉ से लगाएंगे। थर्ड लॉ से लगाएंगे क्या? एसपी सर कहाँ हैं? एसपी सर बेटा यादों में है, दिल में है। एसपी सर दिल में बसते हैं, यादों में है ना, दिल में। सर ये चैप्टर ही ऊपर से जाने लगा है। बेटा ऊपर से कुछ नहीं जा रहा है, बस जो हार गया सो हार गया, बस इतना सा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो यही करें, ठीक है। बाकी ठीक है, अभी मैंने एक चैप्टर पढ़ाया है आपको, धीरे धीरे आपको मजा आने स्टार्ट होंगे, धीरे धीरे और मजा आएगा। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ऐसा मजा मुझे देना नहीं है, वैसे आपको मजा आपको बाद में बढ़िया वाला मिलेगा रिजल्ट के साथ। तो 1/4 है और इसका देख लेना कि एक वर्ष का समय कितना हो जाएगा, निकाल लेंगे आप। आई होप कि आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कर लेंगे या मैं करूं? कर लेंगे ना। मैं थोड़ा सा जल्दी निकलना चाह रहा हूं, 5 मिनट पहले मैं क्लास को छोड़ना चाह रहा हूं। थोड़ा रीजन है मेरा पर्सनल। ये क्वेश्चन 2018 का है, ये एक होमवर्क 2 आपको, ये बाकी के मैं होमवर्क आपको अभी ग्रुप पर शेयर करूंगा। ग्रुप पर सब लोग आप जो है प्लीज उस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। आपको मैं, क्योंकि ऐप पर जा नहीं पा रहा है होमवर्क या लेट हो रहा है, उसके वजह से ऐसा ना हो कि आप प्रैक्टिस ना करें, तो आपकी प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। इसके लिए ग्रुप बना लिया मैंने। ये ग्रुप भविष्य में भी काफी काम आएगा। आगे एग्जाम की कोई अपडेट आ रही है या कुछ चीजें हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, कोई और चीजें हैं, क्लास का टाइम बदलता है या कुछ भी चीजें होती है, तो इस ग्रुप के थ्रू ही आपको कन्वे करता रहूंगा। और ग्रुप रहेगी तो अच्छा रहेगा, है ना। हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, पास में रहेंगे, ठीक है। हाँ, टेलीग्राम आईडी नहीं बेटा, एक बार फिर से बता दूं कि आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में, मैं आपको आराम से कर दूंगा। बिल्कुल परेशान मत होना कि अभी ही जुड़ना है, 5 मिनट के अंदर ही जुड़ना है। 1-2 घंटे का टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मेरी एक दूसरी क्लास भी है, समझ रहे हैं। एक दूसरी क्लास है, उस क्लास में जाऊंगा, फिर वहां से फ्री होऊंगा, तब जाके फिर मैं ग्रुप वाली चीजें करूंगा। फिर उसके अंदर PDF डालूंगा, होमवर्क भेजूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चन करने हैं, कौन से ग्रुप को कितना करना है। यहाँ पर याद रखिएगा, इस ग्रुप में आरंभ नीट और उड़ान नीट दोनों के बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आपस में, है ना, भसड़ मत मचाना कि वो कहते हैं ना भौसा कर रहे हैं, तो मत करना, ठीक। एसपी सर दिल में, ठीक। कहाँ नहीं है एसपी सर? एसपी सर हमारे दिल में है, जज्बातों में है, खून में है, रगों में है, धड़कन में बसते हैं। कैसी बात करते हैं आप? मर जाऊंगा मैं ऐसा करोगे तो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थोड़ा सा मेहनत करो यार, है ना, बढ़िया से मेहनत करें और बढ़िया मजा आएगा। थोड़ा तो अभी से स्टार्ट किया है, हम आपको थोड़ा और जाने, आप थोड़ा मुझे और जाने, और अभी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा उसमें ज्यादा मजा आएगा। तो मंडे अभी इसमें 2 लेक्चर में लगाऊंगा, जिसमें PYQs मुझे बहुत सारे करवाने हैं और थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है वो ग्रह वाला, वो करवाना है, बाकी चैप्टर खत्म है, ठीक। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, सी यू सून।